हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें जो है आपको पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। और जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैटर नहीं कर रहा है कि आप 7 फेज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी का दे रहे हैं, या फिर आप बिहार दरोगा दे रहे हैं, या बीपीएससी दे रहे हैं, या फिर आप जो बिहार पुलिस है वो देने जा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को आसानी से देखकर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं एटलीस्ट। आप इसमें क्योंकि जो है क्वेश्चंस वे दोनों स्तर के लिए गए हैं, क्योंकि इतिहास तो बदल नहीं जाता है, क्वेश्चंस तो इसी से रहेंगे चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो। हाँ, लेवल कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें सब कुछ को मेंटेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी वह हो जाएगी पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वह क्या थी? नगर नियोजन थी। और यहाँ नगर को और कस्बे को इस एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। और पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल जो है स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। और इनकी सतह जो है वह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता था। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आ जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे प्राप्त हुए हैं हमें मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है वह मेहरगढ़ को माना जाता है। और जो 7000 से 5500 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन भी संस्कृतियों में तांबे और के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने उपकरणों का भी प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो सामान्यतः जिस रंग का उपयोग किया गया था मिट्टी के बर्तनों पर वह था ऑप्शन ए लाल रंग का उपयोग सामान्यतः जो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर किया जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता था, लेकिन इसमें जो है लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है वह प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसके जो भी स्क्रिप्ट हैं वह पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए इसे अभी आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 9वां मंडल है, ऑप्शन सी, यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं और जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था परूसनी नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 10 राजाओं का युद्ध या दशरथ युद्ध था वह परूसनी नदी, जो वर्तमान में इस नदी को क्या कहते हैं? तो वर्तमान में इस नदी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बोगस गोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस गोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ से देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो लोथल है ऑप्शन बी, यह हड़प्पाकालीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यह जो लोथल है याद रखिएगा, यह गुजरात में अवस्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह जो है हड़प्पाकालीन जो है बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी बताएं कि जो लोथल है वह गुजरात में अवस्थित है और यह जो है एक प्रमुख हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है वह बनावली से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बनावली कहाँ है? तो यह है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कई बार आपको मैच के लिए भी दे देता है कि बनावली जो है वह किस राज्य से मैच करता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। यह जो मंत्र है यह तृतीय मंडल में मिलता है ऋग्वेद के और इसके जो रचनाकार हैं वह विश्वामित्र हैं। दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा, जिससे भी एग्जाम में पूछेगा आप आंसर इजीली वे में दे दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैशेषिक इन्होंने जो है भारतीय दर्शन जो वैशेषिक थे वह परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो और इन्होंने बताया था इनके अनुसार कि सृष्टि का जो निर्माण है वह अणु से हुआ था। महर्षि जो है कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ ले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनका जन्म कुंडग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? तो ये भी याद रखिएगा, ये वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और अगर पूछ दे इनकी माता का नाम, तो त्रिशला थी और जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की यह बहन थी। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जो जैन की मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। यह भी वैशाली के निकट जो है राजगृह के समीप स्थित जो पावापुरी है वहाँ पे हुई थी। ये राजगृह के निकट अवस्थित है और इनका जो मृत्यु है वह 72 आयु की उम्र में हुआ था। 72 जब आयु के थे तब इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जो ये था मृत्यु काल था वह था 599 ईस्वी पूर्व। सॉरी फ्रेंड्स, 527 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु का डेट है। 599 तो इनका जन्म डेट है और 527 जो है यह मृत्यु का काल है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, और जो जमाली थे यह इनके दामाद थे, याद रखिएगा यह इनके दामाद थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह हो जाएगा 14 पूर्व जो है वह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय के में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। ऑप्शन अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब बिना भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को त्याग कर देना,
इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। और ये 3 भाग कौन से थे? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो जो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का जो पूर्ण विकास हुआ अशोक के काल में हुआ था तथा उनके पुत्र दशरथ के समय हुआ था। और जो अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में जो है सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वह थे मखली गोसाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मखली गोसाल थे वह प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में जो मतभेद या झगड़ा के चलते महावीर की शिष्यता इन्हें त्याग कर दी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की और इसकी जो अवस्थिति थी वह गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी और इसने जो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वह स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वैशाली के लिच्छवी थे इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यह चयन किया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगृह या गिरिव्रज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जो इसके चिकित्सक थे वह थे जीवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वह जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भी भेजा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सैंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यह की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विलियम जोन्स थे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और जो एरियन तथा प्लूटार्क ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था, याद रखिएगा। एरियन और प्लूटो ने एंड्रोकोटस कहा था, वहीं जो विलियम जोन्स थे उन्होंने सैंड्रोकोटस कहा था, याद रखिएगा। 2 अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक जो अंग्रेज विद्वान थे अशोक के लेखों का उद्देचन किया, किंतु इन्होंने लेखों के देवनाप्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली थी और कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयोग की गई है। तो जो इस लिपि को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे वह थे जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है, जो इंडिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह सिकंदर के समकालीन शासक थे और जो विदेशी लेखकों में जो मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वे थे बृहदत्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बृहदत्त की हत्या करके इसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये जो राजा थे वह थे खारवेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से थे और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो खारवेल का इतिहास जानने का यह एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस अभिलेख में रुद्रामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह किस में वर्णित है? तो यह वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। जो गुजरात के जूनागढ़ में से रुद्रामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों की प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। तो यह जो है रुद्रामन जो है प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है वह जूनागढ़ अभिलेख में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो यह कहा जाता था तो जो बिना जोती हुई जंगली भूमि थी उसे हम अपृहत के रूप में जानते हैं और यह जो थी गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म था या पद था जिसे कह सकते हैं हम। वैसी भूमि जिस पर खेती ना की गई हो उसे हम अपृहत कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन जो भारत का नेपोलियन हम कहते हैं वह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो याद रखना है जो विसेंट स्मिथ हैं उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इसका जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था थे? तो वो थे स्कंदगुप्त। जो हुनों को पराजित करने वाले जो सम्राट थे वह स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो इन्होंने जो यात्रा की थी 1515 ईस्वी से 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्रतियां एकत्रित करने में लगा दी थी। इसको कलेक्ट करना था बौद्ध धर्म से रिलेट सभी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ह्वेन-त्सांग थे ये जो चीनी यात्री थे भारत की यात्रा की थी और जो हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रथम घटना थी वह थी चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग का भारत में आगमन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजतरंगिणी में इन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है और इस ग्रंथ की रचना जो है वह कलहन ने जैसी के शासनकाल में किया था, जो किया गया था 1127 से 1159 के बीच। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए क्योंकि यह बिहार से है। जो उदंतपुर शिक्षा का केंद्र है वह बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वह जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल उन्होंने की थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी बिहार में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वह थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव जो थे वह कर्नाट वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वह सिमरावगढ़ को बनाया था। सिमरावगढ़ जो थी कर्नाटक की जो थी राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो थे कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वह कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी वासुमित्र के द्वारा, याद रखिएगा। और जो अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत की जो अवधारणा उद्धृत हुई थी वह हुई थी धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थीं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी राजगृह या गिरिव्रज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह जो प्राप्त हुआ था राजा का स्थान, यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो अस्पष्ट रूप संप्रदायों में विभक्त हो गए थे और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा आरंभ की गई थी। तो जो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान है वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी ऑप्शन ए वैशाली में। जो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यह वैशाली में अवस्थित थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वह अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है और यह बौद्ध ग्रंथ जो है, यह जो अंगुत्तर निकाय है वह बौद्ध ग्रंथ में जो है महाजनपदों की सूची उपलब्ध कराता है। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये कुल 16 जो है वे महाजनपद थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वह गुप्त काल में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित एक विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है वह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद हम जानते हैं कि जो मौर्य वंश है उन्होंने शासन किया था भारत पर। ऑप्शन ए इसका राइट वंश हो जाएगा। जो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में जो है वह कुल 9 राजा थे और जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था तथा मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो वह है विशाखदत्त के जो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह थे घनानंद या धननंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो यह मुख्यतः बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई थी खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं और जिससे यह पता चलता है कि यह जो थे चंद्रगुप्त का महल था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के शासन का जो क्षेत्र नहीं था वह था ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की थी? तो जिस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी या दक्षिण में विजय प्राप्त की थी वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों एवं जैन तमिल साक्ष्यों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ये था भाषा था वह था ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब इधर राइट से लेफ्ट की ओर। तो यह थी खरोष्ठी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यह हो जाएगा डी भ्राबु स्तंभ। यही वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने किस नाम से जाने जाते थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो थे ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के नाम से अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो यह था राजनीतिक नीतियाँ। जो अर्थशास्त्र है वह केवल राजनीतिक नीतियों का ही एक पुस्तक है जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी, या जिसे हम ये कहते हैं चाणक्य। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो जो ये थे मेगास्थनीज थे, उन्होंने भारतीय समाज को कुल 7 भागों में विभाजित किया था। और ये 7 कौन कौन से भाग थे? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद, इन 7 श्रेणियों में बांटा था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। नेक्स्ट सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो यह हो जाएगा, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका पाटलिपुत्र नगर प्रशासन इंडिका से प्राप्त होती है, जिसके जो राइटर थे या जिन्होंने मेगास्थनीज ने इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो जो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया गया था वह थे कण्व वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति, अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा जो मार डाले गए थे, तथा वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव रखी वह कण्व वंश थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। जो गुप्त काल था, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर जो है आगे बढ़ते गए और संपूर्ण गंगा घाटी में शहर पहले अत्यंत असमृद्ध अवस्था में थे, इनमें अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया, वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ, और इसीलिए नगरों का जो क्रमिक पतन है वह गुप्त काल से माना जाता है, या उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे अधिक देन थी वह थे गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष था वह गुप्त राजाओं के शासनकाल में था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह जो बताने वाले थे थाउट, वह थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की गई थी पुष्यभूति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना जो है वह पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने स्थानेश्वर में की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चीनी यात्री वेनस्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीनी यात्री थे उन्होंने जो जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा ली थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कवि बान निवासी था? तो जो यह निवासी था बान कवि, यह था पाटलिपुत्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सुवर्ण का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो यह थे बालपुत्र देव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो इसके जो सहयोगी थे वह थे चंदेल। जो चंदेल राजाओं के समय जो है खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो जो विक्रमशिला जो ये बनाया गया था शिक्षा का केंद्र, वह बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाल वंश के पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। नेक्स्ट सवाल है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह कपास में के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी। और यह कहाँ था? यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर जो संगम कालीन चोलों की राजधानी थी।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्या पता आपके एग्जाम में भी पूछ दे, तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। इन्होंने मौर्य जो इस पुस्तक में जो बताया, तो इस ग्रंथ में इन्होंने मौर्य इतिहास का जो है मुख्यतः इस पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रबर दाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय थे के दरबारी कवि थे चंद्रबर दाई, और इन्होंने ही रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वप्नदासा के लेखक थे? तो स्वप्नवास वाद्यता के लेखक जो थे वह थे भास। भास के द्वारा लिखा गया पुस्तक था यह। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव जो था लिखा गया था कालिदास के द्वारा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी, और इसमें जो है 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म तथा वर्णित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है? तो यह हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्ष चरित्र के नामक जो पुस्तक के लेखक थे वह थे बाणभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं गोपुरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण मंदिरों के जो आकर्षक द्वार है उसे हम गोपुरम कहते हैं, और पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में यह पनपी थी यह कला। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह थे चोल शासक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगे प्लीज़ अपना फीडबैक बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी अगर आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास के आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल चाहिए तो प्लीज़ आप अपने कमेंट कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जल्द ही लेके आऊँ। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।